नमस्कार। अच्छा, जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा, लड़ाइयाँ और ढेर सारी तारीखें, है ना? पर क्या इतिहास बस इतना ही है? आज हम इसी सोच को थोड़ा खुरेदेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इतिहासकार की तरह असल में सोचा कैसे जाता है। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी। इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। और सच कहूं तो कई बार ये बात सही भी लगती है। स्कूल की किताबें उठाकर देखें तो तारीखों की ऐसी भरमार होती है कि सिर चकरा जाए। मगर सवाल ये है कि क्या सच में इतिहास का मतलब बस इतना सा है कि कौन सी लड़ाई किस दिन हुई ये रट लिया और हो गया काम, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे बड़े सवाल से, यानी तारीखों से। देखिए, बात यह है कि इतिहास में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं ना, वो किसी एक दिन में किसी एक तारीख पर नहीं हो जाते। ये तो एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है जो सालों साल, कभी कभी तो दशकों तक चलती रहती है। एक झटके में कुछ नहीं होता। जरा इन सवालों के बारे में सोचिए। भारत में लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया? क्या इसकी कोई एक फिक्स्ड तारीख है? नहीं, हो ही नहीं सकती। इसका स्वाद तो धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ा। या फिर अंग्रेजों का शासन, क्या वो किसी एक दिन में आकर स्थापित हो गया? बिल्कुल नहीं। और हमारी आज़ादी की लड़ाई, वो भी किसी एक तारीख को अचानक से शुरू नहीं हो गई थी। मतलब इन बड़ी बड़ी घटनाओं का कोई एक बर्थडे नहीं होता। और यहीं से एक और मज़ेदार सवाल खड़ा होता है। अगर कोई एक पक्की तारीख है ही नहीं, तो फिर किताबों में कुछ तारीखें इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कहानी सुना कौन रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखा तो उनकी पूरी कहानी गवर्नर जनरल के आसपास घूमती थी। कौन आया, कौन गया, किसने कौन सा कानून बनाया, सब कुछ। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपना फोकस बदल दें, अगर हम राजाओं और अफसरों को छोड़कर आम लोगों की बात करें, किसान कैसे जी रहे थे, मजदूरों की क्या हालत थी, समाज में क्या चल रहा था, तो क्या होगा? अरे पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। और यही यही सबसे जरूरी बात है। जैसे ही कहानी का नजरिया बदलता है, इंपॉर्टेंट तारीखें भी अपने आप बदल जाती हैं। आखिर सोचिए ना, किसी गवर्नर जनरल के आने जाने की तारीख से एक दूर दराज के गांव में बैठे किसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता होगा। ठीक है, तो तारीखों की पहेली तो थोड़ी बहुत सुलझी। अब इस रहस्य की एक और परत खोलते हैं। इतिहासकार इतने लंबे समय को समझने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों या पीरियड्स में बांटते कैसे हैं? जैसे 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश थिंकर ने भारतीय इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। और ये बंटवारा पूरी तरह से इस बात पर था कि उस वक्त शासक का धर्म क्या था। और कमाल की बात यह है कि ये सोच बहुत सालों तक हावी रही। लेकिन जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या इस तरह से इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना सही है? क्या किसी देश के करोड़ों लोगों के इतने लंबे इतिहास को सिर्फ उनके राजा के धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है? इसमें ना बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि ये बंटवारा ऐसा दिखाता है मानो अंग्रेजों के आने से पहले भारत अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता में ही डूबा हुआ था। दूसरी दिक्कत ये इस सच को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है कि जिसे हिंदू काल या मुस्लिम काल कहा जा रहा है, उस दौर में भी तो कई अलग अलग धर्मों के लोग और राजा एक साथ रहते थे। और सबसे बड़ी बात, ये बंटवारा ब्रिटिश राज को एक मसीहा की तरह पेश करता है जो भारत को सभ्य बनाने आया था। तो अगर मिल्स का ये तरीका सही नहीं था, तो फिर इतिहासकार ब्रिटिश राज के दौर को कहते क्या हैं? इसके लिए एक ज्यादा सही शब्द है औपनिवेशिक काल, यानी कि कॉलोनियल पीरियड। अब ये औपनिवेशीकरण यानी कलोनियलिज्म होता क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक देश दूसरे पर कब्जा कर ले। नहीं, इसका मतलब होता है जब एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश को इस तरह अपने अधीन कर लेता है कि वहां की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि संस्कृति सब पर अपना असर डालता है और उसे बदल देता है। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के लोगों के पास न बराबरी थी, न आज़ादी और न ही अपनी मर्जी से जीने का हक। और ये कोई सबके लिए आर्थिक तरक्की का दौर भी नहीं था। इसीलिए इतिहासकार इसे मॉडर्न पीरियड कहने से बचते हैं और कॉलोनियल पीरियड कहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये शब्द उस दौर की असली तस्वीर पेश करता है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतिहासकारों को ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं?
आखिर अतीत की कहानी लिखने के लिए उन्हें सबूत मतलब कि सोर्सेज मिलते कहाँ से हैं? एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स है सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेजों की एक आदत थी, वो हर चीज लिख कर रखते थे। हर फैसला, हर योजना, हर जांच पड़ताल की रिपोर्ट, सब कुछ बाकायदा दर्ज किया जाता था। और आज इतिहासकारों के लिए ये सारे रिकॉर्ड किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन याद है, एक इतिहासकार की तरह सोचने का मतलब है सवाल पूछना। तो यहाँ सवाल ये है, ये सरकारी रिकॉर्ड किसकी कहानी बताते हैं? और उससे भी जरूरी सवाल, ये रिकॉर्ड क्या-क्या छिपा जाते हैं? एक उदाहरण देखते हैं। 1944 में नौसेना में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। उस पर जो सरकारी रिपोर्ट बनी उसमें लिखा था, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है, किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है, मतलब सब चंगा सी। चलिए, ये तो हो गई सरकारी कहानी। अब उसी दौर की एक दूसरी आवाज सुनते हैं। एक हड़ताली सिपाही ने उस वक्त एक अखबार को बताया था, पुलिस लाइंस की रसोई से जो खाना आता है वो इंसानों के खाने लायक नहीं है। जो रोटी और दाल हमें मिलती है उसे तो जानवर भी न खाएं। देखा, एक तरफ सब कंट्रोल में है का दावा और दूसरी तरफ ये आवाज। यहाँ गुस्सा है, यहाँ दर्द है और एक ऐसी सच्चाई है जो आपको सरकारी फाइलों में कभी नहीं मिलेगी। कहानी बिल्कुल पलट गई है ना? और बस यही है एक इतिहासकार का असली काम। सरकारी रिकॉर्ड हमें ये तो बता देते हैं कि बड़े बड़े अफसर क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, वो क्या महसूस कर रहे थे, ये जानने के लिए डायरी, चिट्ठियां, अखबार, लोगों की कही सुनी बातें, इन जैसे दूसरे सोर्सेस को खोजना पड़ता है। और ये सिर्फ लिखे हुए शब्दों तक ही सीमित नहीं है। तस्वीरों का भी अपना एक नजरिया होता है। जैसे 1857 के विद्रोह की ब्रिटिश तस्वीरों को देखिए, उनके नीचे अक्सर लिखा होता था, बागी सिपाही लूटपाट करते हुए। सिर्फ एक लाइन, एक कैप्शन, और वो उन्हें फौरन अपराधी बना देता है। पर क्या यही पूरी कहानी थी? शायद नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? बस इतना कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक बंडल नहीं है, ये एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे एक कहानी सुनाने वाला होता है। तो अगली बार जब भी कोई ऐतिहासिक किस्सा पढ़ें या सुने, तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा, हम कहानी सुन किसकी रहे हैं?